रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहां फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। भी कि आप अपनी वजारतों में आप क्या कर रहे हैं और जिस तरीके से क्या बिल्कुल एक नई रवायत डाली, और प्राइम मिनिस्टर साहब जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत को अवाम की अमानत समझकर और अल्लाह ताला के खौफ से प्राइम मिनिस्टर साहब को जिस तरह से ये हुकूमत चला रहे हैं, वो उस पर वाकई ही एक जो मदीना की रियासत जो उनका ख्वाब है उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्योंकि जो खौफ खुदा है इसमें वज़ीर आज़म साहब में, उनकी काबीना में, और जो अवाम के लिए एक कोशिश है, उनकी सिंसियरिटी जो है उस पर कोई शुबा है ही नहीं। और जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि जो उनके जहन में मॉडल है वो अचीव करेंगे और उनकी हुकूमत अचीव करेगी। ये जो ब्रीफिंग हुई है, देखिए इसकी कोई इसलिए मिसाल भी नहीं मिलती, कोई ज़रूरत भी नहीं होती। एक दफ़ा वज़ीर बन जाते हैं, उसके बाद गाड़ियों में मरात में लग जाते हैं, कोई हिसाब किताब तो हुआ नहीं है। ये तो इस हुकूमत में आके ये मामला पहली बार शुरू हुआ है। और देखिए हमें कोई पॉलिटिकल चैलेंज भी नहीं है, हमारा कोई इस वक्त सियासी चैलेंज तो कोई हुकूमत को दरपेश नहीं है। हमारे जो दो नवाज शरीफ साहब हैं या आसिफ जरदारी साहब हैं, वो तो अपना आखिरी इलेक्शन पहले ही लड़ चुके हैं। उनकी ज़िंदगी में तो अब सिर्फ ये सस्पेंस है कि उन्होंने अपनी आखिरी उम्र घर गुजारनी है या जेल गुजारनी है। इसके अलावा तो उनकी ज़िंदगी में कोई और सस्पेंस नहीं है, ना ही उनकी सियासत के हवाले से कोई और सस्पेंस जो है वो बाकी है। इसलिए इस हुकूमत को जो हमारी जो पार्टीज़, दोनों पार्टीज़ हैं, उनका तो इस वक्त अपनी एक कह लीजिए कि अंदरूनी स्ट्रगल है कि उन्होंने अपने जो मुकदमात हैं उनसे कैसे बचना है, कानून से कैसे बचना है, जो पैसे कमाए हैं उनको ठिकाने कैसे लगाना है। उनकी सियासत तो अब यही कुछ रह गई है, जाहिर है। इसलिए वो कोई हमारे लिए पॉलिटिकल चैलेंज तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद चूँकि हम अपने आप को अवाम का सामने जवाबदेह समझते हैं, लिहाजा तमाम जो महवर है इमरान खान की सियासत का वो ये है कि आपका एहतसाब होना चाहिए, चाहे वो वज़ीर हो चाहे ब्यूरोक्रेट हो। और ये जो कल एक्सरसाइज थी ये भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। और ये एक फ़र्क होता है, जिस तरीके से नवाज शरीफ और जरदारी साहब के ऊपर जो इक़्तिदार है कोई स्ट्रगल किए बगैर उन तक पहुंचा, तो इसलिए उन्होंने उसकी कदर नहीं की। लिहाजा हमने देखा कि पिछले जो सालों में जरदारी साहब और नवाज शरीफ के सियासत में आने की वजह से एक मीडियोक्रिटी जो है उसका राइज हुआ। और हम ये देखते हैं कि जो पूरा एक पाकिस्तान की जो सियासत है, पाकिस्तान का जो तमाम गवर्नेंस का निज़ाम है, उसमें बहुत तनज़्ज़ुली आई, इसलिए कि लीडरशिप खुद जो थी वो मीडियोकर थी, एक बहुत ही मुतवस्सित किस्म की आप कह लें ज़हनियत की जो लीडरशिप थी वो थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की गवर्नेंस में, पाकिस्तान के इदारों में तनज़्ज़ुली आई। इमरान खान की एक 22 साल की स्ट्रगल है, और 22 साल की उस जद्दोजहद के नतीजे में जब आप एक मेहनत करके एक जगह के ऊपर पहुंचते हैं तो फिर आपको उसकी जगह की भी कदर होती है, आपको एहसास भी होता है। आपने एक कमरे की पार्टी से एक मुल्कगीर जमात बनाई जिस तरह से इमरान खान ने 22 साल लगा के, तो उनको एहसास है एक मेहनत करके जब वो बंदा पहुंचता है तो उसको फिर चीज़ों का भी एहसास होता है। मसलन इमरान खान ने आते गाड़ियाँ बेची, उन्होंने जो वहाँ पर भैंसे हैं वो बेची, तो उसके ऊपर तनकीद हुई कि आप ये क्या कर रहे हैं, ये जनाब इससे तो मुल्क की इकॉनमी नहीं चलती। लेकिन मसला क्या था, वो पैगाम दे रहे थे अपने वज़ीरों को, अपने हुकूमत में जो लोग थे कि ये हुकूमत पिछली हुकूमत की तरह नहीं होगी और आपको अपने आप को जवाबदेह समझना पड़ेगा टैक्स पेयर के पैसे का। मिसाल के तौर के ऊपर कल आपने नवाज शरीफ साहब की जो इलाज के ऊपर पैसे खर्च हुए, आपने उसका हिसाब देखा, यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि 3,27,927 रुपये उन डॉलर, 3,27,927 डॉलर यानी अबाउट 4 करोड़ रुपया उनके इलाज के ऊपर लंदन में खर्च हुआ टैक्स पेयर का। और फिर बात यहीं तक ख़त्म नहीं हुई, 4 करोड़ रुपया PIA के उस जहाज़ के ऊपर लगा जो उनको लेके गया और फिर खाली वापस आया।
یہ ایک آپ کا مائنڈ سیٹ ہے, ایک ذہنیت آپ کو بتاتی ہے. نواز شریف صاحب کو اپنا علاج کرانے کے لیے سرکاری خزانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو بلینر ہیں خود. وہ تو کہتے ہیں ہمارے دادا جو تھے وہ اور ہمارے جو پردادا تھے وہ پتہ نہیں شاہ جہاں کے برابر کی امیر تھے. مغلوں سے ہی اپنی ہسٹری شروع کرتے ہیں سارے. لیکن یہ جو پیسہ تھا یہ گیا پاکستان کے خزانے سے. ایک اینٹ جاتی عمرہ کے اوپر بھی انہوں نے اپنے پیسوں سے نہیں لگوائی, وہ بھی پاکستان کے خزانے سے ٹیکس پیئر کے پیسے سے وہاں پر لگی ہے. کوئی چائے پلانا کا بھی یہ روادار نہیں. اب بھی جب آئیں گے, جب تک یہ شہباز شریف پنجاب میں برسر اقتدار رہے اور نواز شریف جو تھے وہ وزیر اعظم نہیں تھے, تو پنجاب ہاؤس میں چائے بھی جو ہے وہ سرکار کے پیسوں سے پلائی جاتی تھی. کبھی اپنا پیسہ جو ہے ماشاءاللہ 1 روپیہ بھی جو ہے وہاں پہ خرچ نہیں کیا. اس سے ایک ذہنیت کی عکاسی ہوتی ہے. اور دوسری طرف پی ٹی آئی کی حکومت ہے یا جو عمران خان ہے, وہ 1 روپیہ جو خرچ ہوتا ہے اس کے اوپر انہیں فکر ہوتی ہے کہ کیسے خرچ ہو رہا ہے, کدھر جا رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے. یہ ایک رجحان ہے جو کہ پرائم منسٹر صاحب نے دیا ہے, اور یہی اکاؤنٹیبلٹی ہے جو کہ آگے چل کے آئے گی. لہٰذا ہمارا چیلنج سیاسی نہیں ہے, ہمارا چیلنج گورننس کا چیلنج ہے, اور گورننس کے ساتھ معیشت کا چیلنج ہے. یہ ہمارے سامنے جو چیلنجز ہیں وہ یہ ہیں. اور معیشت کے چیلنج کو بھی, معیشت کا یہ جو چیلنج ملا ہے یہ اسی لیے ملا ہے کہ جو پچھلی حکومتیں تھیں وہ انتہائی میڈیوکر گورنمنٹس تھیں. انہوں نے صرف یہ کیا کہ باہر سے قرضے لیے, قرضے جو ہیں اپنی عیاشیوں پہ, للے تللوں کے اوپر خرچ ہوئے, اور اس کے بعد ہمارے آج جو پاکستان ہمیں ملا ہے وہ معاشی طور کے اوپر ایک کھوکھلا پاکستان ملا, اور اس کو ہم بہتر کر رہے ہیں. اب بہتر کیا کریں؟ ٹیکسیشن کا حال یہ ہے کہ 70,000 آدمی پاکستان میں ہے جو اپنی جو ٹیکس ریٹرن فل کرتا ہے تو اس میں بتاتا ہے کہ میری آمدنی 2 لاکھ سے زیادہ ہے. یعنی 21 کروڑ کے ملک میں 70,000 آدمی اپنی آمدنی 2 لاکھ روپے سے اوپر مانتا ہے. باقی سارے کہتے ہیں جی یا تو ریٹرن ہی جمع نہیں کراتے, یا کہتے ہیں ہماری آمدنی 2 لاکھ روپے سے کم ہے. ایک دکان کے اوپر چلے جائیں, ایک ان کی بجلی کے بلوں کے اوپر جو ہے وہ 5-5 لاکھ روپیہ بل ہے, لیکن آمدنی کہتے ہیں 2 لاکھ روپیہ سے ہماری کم ہے. موبائل فونز کے اوپر ٹیکس لگا دیا ہے 2 وجوہات سے. ایک تو یہ کہ ٹیکس ادا ہونا چاہیے, اور دوسرا یہ کہ آپ اربوں روپے کے, 2-2.5 ارب ڈالر کے آپ موبائل فون منگاتے ہیں. ایک ملک جس میں پینے کا پانی نہیں ہے, صحت اور تعلیم کے مسئلے ہیں, سٹنٹڈ گروتھ ہے, وہاں پہ آپ اتنے زیادہ اگر موبائل فون منگاتے رہیں گے, میک اپ کے سامان منگائیں گے, آپ چیز منگاتے رہیں گے, مہنگی چیزیں اس طرح کی جو ہے وہ امپورٹ کرتے رہیں گے, تو اس کو پیسے کہیں سے تو جانے ہیں نا. تو غریب آدمی کے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالے ہماری اشرافیہ. ہماری جو الیٹ کلاس ہے, ہماری جو امیر لوگ ہیں, ان کو یہ چاہیے کہ وہ تھوڑا سا غریبوں کا بھی خیال کریں. جن کے پاس جب بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں تو بیگ نہیں ہوتا, جن کے پاس جوتا نہیں ہے پہننے کے لیے, ایک کپڑا پہنتے ہیں تو دوسرے دن ایک دھوتے ہیں اور دوسرا پہنتے ہیں. یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی غربت کلاس ہے, اس کو بھی ذرا سوچنا ہے, اس کے لیے بھی کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے. سو ٹیکس کلچر لانا پڑے گا. دوسری صورت میں باہر سے قرضے لیتے رہیں گے, قرضے یہاں پہ لگاتے رہیں گے, اگلی جنریشن اور غریب سے غریب تر ہوتے جائیں گے. تو لہٰذا آپ نے ایک ٹیکس کلچر لگانا ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت پاکستان میں پرائم منسٹر صاحب کا اور جو ہماری اکنامک ٹیم کا ویژن ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے, اور پاؤں پہ اگر کھڑا ہوگا اپنی انڈسٹری کی, ہماری انڈسٹری تگڑی ہوگی, ہماری امپورٹس کم ہوں گی, ایکسپورٹس زیادہ ہوں گی, ہماری جو الیٹ کلاس ہے, امیر کلاس ہے, وہ اپنا تھوڑا سا فرض کا احساس کرے گی, ٹیکسیشن کے نظام میں اپنا حصہ ڈالے گی, اور اس طرح سے پاکستان کو قرضوں سے نجات ملے گی اور ہم اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہوں گے. یہ ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ موٹو رہے گا, اور اس کے مطابق آگے چلیں. ایک سوال ہے کہ انڈیا نے ابھی کیس جیتا ہے برطانیہ سے,
विजय माल्या का, उसमें उन्होंने वो केस जीत कर अपना जो बंदा था बरतानिया में वो वापस बुला लिया। इसी तरीके से पाकिस्तान क्यों नहीं ये केस दायर कर सकता और ये अपने जो बंदे हैं वहाँ पर एहसासदार वगैरह उनको वापस बुला सकता? बिल्कुल आपकी बात सही है। अभी हमने ये जो ट्रीटी की है बरतानिया के साथ वो उसी जानब पे कड़ी है। इसमें चूँकि ये अदालत से एक हतमी फ़ैसला जो है उसका इंतज़ार है। हतमी फ़ैसले के बाद हम एग्जीक्यूशन फ़ाइल करेंगे वहाँ बरतानवी अदालत में। एक फ़ॉरेन डिक्री का एक कॉन्सेप्ट होता है, जब वो फ़ॉरेन ऑर्डर आपके पास फ़ॉरेन जजमेंट फ़ाइनल आ जाती है तो फ़ॉरेन डिक्री आ जाती है तो फिर आप उसकी एग्जीक्यूशन उस अदालत में करें। तमाम 26 उदरा की कारकर्दगी का जायजा लिया गया है, तो ज़ाहिर ऐसे उदरा भी होंगे जिनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी नहीं है। इकॉनमी के हवाले से आईटी की एक वजारत है, तो कौन से ऐसे उदरा हैं जिनको वार्निंग दी गई है, जिनको कहा गया है कि आप अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करें? और देखिए पहली बात तो ये है, हमारा जो आइन है उसके तहत प्राइम मिनिस्टर साहब का ये प्रेरोगेटिव है, प्राइम मिनिस्टर का ये हक है कि वो वजारत में जब चाहे तब्दीली कर सकते हैं, जब चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐसा कोई इंदिया नहीं दिया कि वो तब्दीली करना चाह रहे हैं, बल्कि उन्होंने ये कहा कि आइंदा 3 महीने में ज़्यादा स्पेसिफिक जो टारगेट्स हैं वो सेट किए जाएंगे। लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब का प्रेरोगेटिव होता है और बहुत सारे जो वजारतें हैं उन्होंने ओवरऑल भी ये कहा है कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी यहाँ पे इस वक्त गैर मामूली हालात हैं तो आपको गैर मामूली काम करना पड़ेगा। तो ये नहीं है कि वो तमाम वजारतों से आप समझें कि या हम ये कहें कि हमें मुतमईन है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब समझते हैं कि बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और अब जो हमारे टारगेट्स हैं वो बहुत बड़े। आपके ट्वीट के बाद जो है वो बड़ा एक मामला हाईलाइट हुआ, उसमें शेख साहब ने ये कहा है कि आप उनके भाई हैं और वो जो वजारत है वो नहीं लेना चाहते इकरार की। इसमें क्या कहेंगे? इसमें ज़रा ऐड कर दें कि शेख साहब और नवाज शरीफ को शाबाश मिले, आपकी तरफ खामोशी है कि तो ये भी थोड़ा सा बता दें। पहली बात तो यह है कि जब हमारा लाहौर में हुआ था एक फिल्म रिलीज़ हुई थी हम अपने परवेज़ इलाही साहब की और सरवर साहब की टॉक की, तो वहाँ पर भी जो है सबक यही मिला था कि माइक ऑन होते हैं तो एहतियात करनी चाहिए। ठीक है। चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कहे तो उन्होंने कहा कि अखराजात में कमी से कौमी खजाने को फायदा पहुंचेगा। तमाम वजारतों ने अखराजात में खातिर ख्वाह कमी कर दी है। 26 वजारतों की ब्रीफिंग मुकम्मल की जा चुकी है। जरदारी साहब इक़्तिदार में बगैर मेहनत किए पहुंचे, इसीलिए उन्होंने कदर नहीं की। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने अपना ये आखिरी इलेक्शन लड़ा है। वज़ीर आज़म को तहरीरी तौर पर कारकर्दगी से आगाह रखा गया।